नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। कैसे आप सब लोग? देखिए, टाइमिंग चेंज नहीं हुई है। अभी मैं सबका हाल पूछता था, अभी मेरा ही हाल कुछ बेहाल चल रहा है। तो जो है टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, टाइम अपना वही 10 बजे रहेगा सुबह। अभी 1-2 दिन की बात थी ये, ठीक। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। देखिए, 25 सितंबर का हम करंट अफेयर आपके लिए लेके आ गए हैं और एक इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पेड ग्रुप ये चालू है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स ये हैं, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ये सारे फ्री हैं, इनको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन, पेड पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स फ्री प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो ये हैं। मल्टी मेंबर वार्ड सिस्टम महाराष्ट्र में ये आ रहा है, देखेंगे इसके बारे में। सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट मालदीव्स में कर रहा है भारत, अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, देखेंगे क्या स्ट्रेटजिक वैल्यू है, ये चीज़ बताऊंगा आपको वैल्यू एडिशन में। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको हम लोग पहले कर चुके थे, आज फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। और न्यू WHO वर्ल्ड की जो विश्व की स्वास्थ्य संगठन है, उसने ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन यानी कि वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश दिए हैं, इसके बारे में देखेंगे। और अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 118 मेन बैटल टैंक अर्जुन जो हमारा है MK1A उसको ऑर्डर किया 118, ठीक। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है बर्थडे होता है, उसी दिन मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, ठीक है। तो उन्होंने एक अंत्योदय की फिलॉसफी दी थी। अंत्योदय होता है मतलब जो मर्सी फॉर ऑल, मतलब लास्ट पर्सन, पूरेस्ट ऑफ द पुअर का। और दूसरा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आज होता है 25 सितंबर को, ठीक। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है बहु सदस्यीय वार्ड प्रणाली। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोगों ने वार्ड मेंबर के चुनाव होते होंगे तो आपका जो बड़ी जगह होती है वहाँ पे जो है नगर निगम होता है, ठीक। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे लखनऊ बड़ी जगहों पे। छोटी जगहों पे होता है आपका तो नगर परिषद होता है, ठीक। म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं। कुछ भी हो, गली मोहल्लों में वार्ड में बटे रहते हैं। वार्ड का एक मेंबर जो मतलब कई सारे खड़े हो तो उसमें एक मेंबर जो है चुना जाता है, वो वार्ड मेंबर कहलाता है। ऐसे कई सारे वार्ड होते हैं, वार्ड से मेंबर से चुना जाता है, फिर वो वार्ड मेंबर जो उसके ऊपर वालों का जो है फिर वही लोग वोट करते हैं। हम लोग जो है आम जनता जो वार्ड मेंबर चुनती है। तो यहाँ पर मुंबई में इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, कि BMC को छोड़कर, ठीक, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे कह दिया है कि जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम है वहाँ पे 3 मेंबर होंगे हर वार्ड पे, ठीक। वैसे अभी बताऊंगा इसमें कैच है। और 2 मेंबर होंगे हर जो है म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर परिषद में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेंबर्स की वार्ड की जो है संख्या बढ़ा दी जा रही, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक ही वार्ड पे जो है 3-3 मेंबर चुने जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि 3 वार्ड को मिला दिया जाएगा और उस एक साथ, कई बार आपने देखो, वैसे प्रैक्टिकली बताया तो कई बार देखा होगा कि यहाँ वार्ड मेंबर जो यहाँ तक सफाई हो जाती है, फिर इससे यहाँ से दूसरा वार्ड चालू हो रहा है मान लीजिए, तो कहता है कि ये तो हमारे में आता नहीं तो वहाँ करते नहीं। तो 3 वार्ड को जोड़कर और इन 3 पे वार्ड के एक साथ चुनाव होगा। तो जो ये तीनों वार्ड के लोग हैं यहाँ पे जो है एक साथ वोट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के भी कर सकते हैं, ठीक। हालांकि चुनेंगे एक को ही। तो ये वैसे तो इलेक्शन आ रहा है वहाँ पर, और इलेक्शन जीतने के लिए ये थोड़ा सा ये किया जा रहा है। मुंबई में हो रहा है, ठीक। मुंबई की बात पर इतना ध्यान रखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको किया है और जो है सॉरी महाराष्ट्र में हो रहा है ये। और एक मतलब सिंगल मेंबर की जगह मल्टीपल मेंबर जो है वार्ड सिस्टम ला के आ रहे हैं। वार्ड 3-4 को क्लस्टर बना के 3 को जो है फिर उस पर चुना जाएगा। पर इतना इसमें कर लीजिए, कई बार यहाँ पे आ चुका है, हटाया जा चुका है, फिर आ रहा है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया आप ये काम करिए कि 74th जो अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान में, उसको ज़रा आप जो है लक्ष्मीकांत की बुक उठाइए और पूरा आज रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि मालदीव में सामाजिक आवास परियोजना, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है मालदीव में। अभी क्या हुआ, संदर्भ ये है कि जो मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसकी एक है फाही धीरुलहन कॉरपोरेशन ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट, किसके साथ, इंडिया के नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में और जीएमसी प्रोजेक्ट के साथ में सोशल सामाजिक हाउसिंग बनाई जा रही है। इसमें देखिए 4000 जो है घर बनाए जाएंगे, जिसमें से 2800 जो घर होंगे वो 3 कमरे और 3 टॉयलेट वाले होंगे। 1200 कमरे जो है वो आपके ऐसे होंगे जिसमें 2 कमरे 2 टॉयलेट वाले होंगे। 2000 कमरे जो है आपका फाही दुरुलम ये जो है कॉरपोरेशन और एनबीसीसी बनाएगी और 2000 कमरे जीएमसी प्रोजेक्ट बनाएगी, ये भी इंडिया की है। ठीक, तो इसके लिए जो है अभी 228 मिलियन का एक्सिम बैंक जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उससे लोन का वायदा भी हो चुका है। अच्छा, ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये हुलहुल माले जो यहाँ का आइलैंड है मालदीव से, वहाँ पे हो रहा है। अब देखो चक्कर ये है, ये इसकी उस पे जाते हैं, 2 चीज़ें हैं। ठीक, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय महासागर में मालदीव देखो इस तरीके से है। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ से शिप जाता है या फिर यहाँ से शिप जाता है तो मालदीव ऐसे होने की वजह से, परपेंडिकुलर होने की वजह से जो है आपका इसकी स्ट्रेटजिक सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए मालदीव से अच्छे रिलेशन करना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा भी था। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ। पहली बात तो सामरिक महत्व हो गया, दूसरी बात यह है कि मालदीव की जो कैपिटल है माले, ठीक, मालदीव की कैपिटल माले है। यहाँ पे मालदीव की टोटल पॉपुलेशन का 40% जनसंख्या सिर्फ माले में रहती है और इसी की वजह से बहुत ही ज़्यादा कंजेशन हो रहा है। आइलैंड है तो आइलैंड में अब जो है वो तो कर नहीं सकते कि इसकी जगह बढ़ा ली थोड़ा और जो है खेती वाली ज़मीन पे जो है घर बसा लिए, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। ठीक, वैसे तो कर नहीं सकते भाई, पानी में थोड़ा रहेगा, कैसे रह सकता है आदमी। तो उसके लिए आपने पीछे भी देखा था, एक हम लोग ने पढ़ा भी था, माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें भी भारत की एक मुंबई की बेस्ड कंपनी थी एफकॉन, उसके साथ में इन्होंने जो है करार किया था कि $500 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कि माले से हटा के बाकी जो आइलैंड जो सिटीज़ हैं उनको भी थोड़ा वहाँ पे अच्छी हाउसिंग, हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा किया जाए, ताकि माले जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है कंजेशन हो गया है उसकी वहाँ का घनत्व पॉपुलेशन का कम करें और बाकी जगह भी जाए। इसी के लिए ही ये वाला प्रोजेक्ट भी, सोशल हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है और भारत इसमें मदद कर रहा है, क्योंकि भारत को भी भारतीय महासागर में मालदीव से अच्छे रिश्ते करने की अच्छी मतलब एक ज़रूरत भी है और एक रणनीतिक पहलू भी है इसका। ठीक, नहीं तो वो चाइना के पास चला जाएगा। चाइना जो है पता ही है उसकी जो है जेब काफ़ी मोटी हो चुकी है इस समय, तो ये वाली बात है। और यहाँ पर बाकी सब वही है कि 2000 जो मैंने बताया कि घर ये बनाएंगे, 2000 वो बनाएंगे, 3 रूम वाले 2800 होंगे, 1200। इम्पॉर्टेंट वही जो चीज़ है कि माले के 40% जो है जनसंख्या वहाँ पे रहती है, इसीलिए इसको डीकंजस्ट करके बाकी जगहों पे अच्छे हॉस्पिटल, सिविक फैसिलिटी सब दी जा रही है, ताकि जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी पीछे हम लोगों ने एक स्टेबल कॉइन पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? स्टेबल कॉइन ये भी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये क्या करता था कि किसी और कंट्री की फिएट करेंसी के बारे में आप लोग को मैंने बताया था, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। जैसे कि यूएस डॉलर से इसको लिंक कर दिया, ठीक, तो जितनी वैल्यू डॉलर की होगी उतनी वैल्यू इस क्रिप्टो करेंसी की हो जाएगी। तो वैसे ही, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल के अंत तक जो है एक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाना चाहती है, जो कि लीगल टेंडर होगा, मान्य होगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही वो बेस्ड होगा। ठीक, डिजिटल लेजर जिसे बोलते हैं, और उसको जो है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। ठीक, तो वो अलग अलग जगह क्या हो सकती हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 4 मेजर यूज़ इन्होंने केस बताए हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज ने कि क्या कर सकते हैं। देखो, एक तो ये है पहला कि मान लीजिए ये कहा गया स्कीम चल रही है डीबीटी वाली, पहल स्कीम। अभी पहल स्कीम, अब देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ वैल्यू एडिशन में, और यहाँ से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी यूपीएससी के जो ईपीएफओ वाला क्वेश्चन है तो उसमें पहल स्कीम पूछा गया था। ठीक, तो अगर आप मतलब ये पूरा देखें, मैं इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ, तो उस वही चीज़ यूपीएससी चाहता भी है, बाकी स्टेट भी, तो उससे आप पूरा आपको एक जो है तैयार हो जाएगा आपका। तो जैसे डीबीटी के लिए उन्होंने एलपीजी के लिए देना है, किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, तो वो क्या करेंगे, सीबीडीसी बनाएंगे और उसको प्रोग्राम ऐसा कर देंगे कि उसका पैसा जो बेनिफिशियरी लाभार्थी के अकाउंट में जाए, तो उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर
खरीदने के लिए ही कर पाए। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से मान लीजिए जो है राशन लेना है तो राशन के लिए, तो अभी जैसे मनरेगा के लिए पैसा दिया गया तो मनरेगा का जो पैसा है सिर्फ उसको अगर राइस के लिए दिया जाए तो राइस के लिए, या फिर मतलब स्पेसिफिक निर्दिष्ट तरीके से कर दिया जा सकता है सीबीडीसी में। अच्छी बात है, इससे करप्शन कम होगा, ठीक, और जो लाभार्थी है उसको ज़्यादा अच्छे से पैसा भी मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, कई जगह जैसे जो हमारे कई सारे लोग हैं जो जाते हैं बाहर काम करते हैं, वहाँ से पैसा वापस भेजते हैं, तो उसी तरीके से सीबीडीसी बना दिया जाए कि रेमिटेंस का पैसा जो है डायरेक्टली आ सके, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इस तरीके का बना दें हम, रेमिटेंस का पैसा हम फिर ये समझ भी सकते हैं कि भैया हाँ ये बाहर से पैसा आया है और जो है रेमिटेंस की तरीके से है, प्रेषण की तरीके से है, ठीक। खुदरा भुगतान बढ़िया छोट। अब देखो भारत में क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोग करेंसी कैश के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। मैंने देखा कई लोग जो है उनके पास कार्ड होगा लेकिन कहेंगे यार एटीएम कहाँ है। मैं पूछता हूँ भैया क्यों? कहते कैश निकालना है। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते कैश निकालूंगा तो मैं शॉपिंग कर पाऊँगा। तो मैंने उनसे कहता हूँ भैया तुम कार्ड सीधे वहाँ पीओएस मशीन होती है दुकान पे, उसमें कर देना स्वाइप, तो वहाँ से कर देना, कैश निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए रिटेल पेमेंट के लिए भी सीबीडीसी एक अच्छा एक वो रह सकता है। और जो आपकी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है आपके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो है उसमें उनको लोन देने के लिए, तुरंत लोन देने के लिए भी यूज़ में आ सकता है सीबीडीसी, ठीक। सीबीडीसी आपको पता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन पे आधारित है, फिएट करेंसी के ऊपर हो जाएगी। करेंसी कौन सी यहाँ पे होगी भारत में? आईएनआर के ऊपर, ठीक। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे भारत को, भारत की गवर्नमेंट को। इसमें क्या है कि प्रिंटिंग जो है प्रिंट नहीं करना पड़ेगा पेपर या फिर कॉइन, ठीक, और आसान रहेगा। इशू इलेक्ट्रॉनिक टोकन दे दो, अपना जो है फुल फेथ और क्रेडिट है, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर दे आपको। हमारे यहाँ करेंसी ज़्यादा यूज़ की जाती है तो और भी अच्छा है। ट्रांसपोर्ट करने का पूरा जो मैनेजमेंट होता है ना, करेंसी कॉइन को लाना, स्टोर करना, प्रिंट करना, ठीक है ना, ये सब पैसा कम, मतलब इसमें जो है पैसा बचेगा हमारा। साथ ही साथ रियल टाइम पेमेंट भी हो सकेगा। इंटर बैंक सेटलमेंट जो होता है वो भी कम हो जाएगा। कई बार एक बैंक से दूसरे बैंक को भेजो तो जो है कुछ पैसा भी काट देते हैं, वो सब भी खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ रिस्क भी हैं। रिस्क क्या है? वहीं साइबर थ्रेट वाले हैं, कोई हैक कर ले, कोई ट्रेड कर ले। मॉनेटरी और बैंक का रोल कुछ कम हो रहा है, ठीक। वित्तीय समावेशन भी है। कई लोग जो है अभी फाइनेंशियली और डिजिटली जो है लिटरेट नहीं है, उनके वाली बात भी है। और प्राइवेसी का भी इसमें जो है, निजता का भी, थोड़ा सा गोपनीयता का भी खतरा हो सकता है, ठीक। तो डिजिटल लिटरेसी थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए नए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन बना दी है, लेके आ गया 2005, यानी 16 साल बाद पहली बार अपडेट किया जा रहा है। और इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइट किया जा रहा है ग्लोबल एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि जो हालत अभी एयर पोल्यूशन जो कर सकती है, ये जो समझ में आया अभी जो साइंस और इन सब के रिसर्च के बाद में, उससे हमें पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को नुकसान हो सकता है एयर पोल्यूशन की वजह से। ऐसा पहले हमने नहीं देखा। तो ज़्यादा टाइट एयर पोल्यूशन के जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रोकने के वो करने पड़ेंगे। उसी के दिशा में यहाँ पे कदम किया जा रहा है। भारत में भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट ने ये कहती है भारत में कि यहाँ पर कि हम जो है 2024 तक 122 सिटी ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जो है अच्छे वो परिणाम नहीं रहे हैं एयर पोल्यूशन के, ठीक। तो 11 से 15 के बीच में, तो ऐसी 122 सिटी में 2024 तक 20 से 30% तक हमें पार्टिकुलेट मैटर में रिडक्शन करना है। और इसके लिए जो बेस ईयर रखा गया वो 2017 रखा गया है, ठीक। कंपैरिजन करेंगे कंसंट्रेशन का, मतलब अगर 2017 में 100 एयर पोल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर का 2.5 का हो रहा था, तो 2024 तक जो है वो करीबन जो है आपका 70 से 80 ही रह जाना चाहिए, ठीक। यही तो बात कह रहा है 2024 तक ये चीज़ है। अच्छा, इस नीति क्या है इसके बारे में अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है कि गाइडलाइन में ये कहा गया है कि हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, एयर क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। पॉपुलेशन के लिए काफ़ी खतरा है एयर पोल्यूशन की वजह से, और हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन भी कम हो और क्लाइमेट चेंज से जो है बच भी सकें। मतलब कि जो मतलब क्लाइमेट चेंज भी ना हो, उसके लिए भी काम हमें करना है, दोनों के लिए, ठीक। तो इस तरीके का पॉलिसी नहीं बनाए जा रहे हैं, नए स्ट्रिक्ट मानदंड बनाए गए हैं। 6 पोल्यूटेंट की बात करी गई इसमें। 6 पोल्यूटेंट अच्छे से ध्यान रख लेना। अच्छा, एक चीज़ है, कई लोग सोचते हैं कि CO2 भी एक पोल्यूटेंट है,
कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है, बट ऐसा नहीं है, CO2 पॉल्यूटेंट नहीं होता। ये ग्लोबल वार्मिंग गैस जरूर है लेकिन पॉल्यूटेंट नहीं है। अच्छा, और जिन 6 पॉल्यूटेंट की यहाँ पे बात करी गई वो भी ध्यान से सुन लो। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ओजोन O3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक, इसी पे CO2 लिख के एक बार पूछ चुका है UPSC। देखिए ये रिवीजन हुआ है 16 साल बाद। और PM2 जो है एनुअल मीन और 24 घंटे का मीन पहले जो था 10 था, अब इसको 5 कर दिया गया, पहले 25। ये सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ याद रखना कि ये कौन कौन से 6 हैं इसमें, ये संख्या तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। हर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, मैंने आपको पहले बता दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, अभी ऑर्डर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका किसको, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी चेन्नई को कि 118 मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1A सप्लाई करो। ठीक है ना, सप्लाई करो 2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7,000 7,500 रुपये 7,500 करोड़ रुपए का जो है ये ऑर्डर है। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। और यहाँ पे चेन्नई में अभी देखा जाए तो मोदी जी ने फरवरी में जो हमारे चीफ है आर्मी स्टाफ के, ठीक, MM नारावने, उन्हें जो है MBT अर्जुन MK1A जो है एक हैंड ओवर भी किया था। ठीक, इस टाइप से दिखता है ये। ठीक है, और काफ़ी हैवी टाइप का यार, गजब है। और जो है ये डिज़ाइन किया गया है DRDO की जो लेबोरेटरी है जिसमें से ये है कॉम्बैट, उसने डिज़ाइन किया, डेवलप किया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 2 साल में 2010-2012 में इसको किया गया था। और स्टेट ऑफ द आर्ट का इसके मतलब किया गया। अर्जुन टैंक जो पहले था MBT, उसमें MK1A ये नया डाला गया। MK1 जो है वेरिएंट है ये। ठीक, इसमें किसी भी टेरेन में ले जाओ इसे, बहुत ही सटीक निशान लगाता है, चाहे दिन में ले जाओ चाहे रात में ले जाओ। 72 नए फीचर हैं इसमें, DRDO ने इसको वो किया है। ठीक, किसी भी टेरेन में वही सारी चीज़ें फिर इससे बताई गई। यहाँ पर कई सारी प्रोटेक्शन की लेयर भी है इसमें। ठीक, डे एंड नाइट स्टैटिक डायनेमिक मोड में आप इसको चला सकते हो। और इसी की वजह से पूरी दुनिया में इसके बराबर जितने भी टैंक हैं तो उनमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है, किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। DRDO आपका जो है एक प्रीमियर एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, DRDO भवन न्यू दिल्ली में 1958 में आया था। ये अवतार बनाता है एयरक्राफ्ट। कौन कौन से इसने डिज़ाइन किए हैं, अवतार, DRDO लक्ष्य, DRDO निशांत। ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा ISP से। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है कि लाईफाई नेटवर्क क्या होता है, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग बताना कौन सा सही है। लाईफाई देखिए एक वायरलेस संचार तकनीक है, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है। जैसे बल्ब है मान लीजिए, तो इससे ये बल्ब से डेटा जो है लाइट के थ्रू ट्रांसमिट करता है स्पेक्ट्रम के थ्रू आपका ओपन स्पेस में, मतलब जैसे बाहर आउटडोर में भी, इंडोर एनवायरनमेंट में भी। काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, सेफ भी है और चीप भी है। डेटा 100 गुना ज़्यादा जो है वाईफाई से ये ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। कई लोगों को ये वाला गलत लग सकता है लेकिन ये भी सही है। बस एक खामी है, जहाँ पे लाइट, जैसे कि वायरलेस वाली टेक्नोलॉजी क्या होता है कि दीवार के आर पार भी हम लोग को यूज़ कर लेते हैं ना आसानी से, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर लाइट ब्लॉक कर दी गई तो फिर रुक जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या ज़रूरत चाहिए, एक LED बल्ब चाहिए, फ़ोटो डिटेक्टर चाहिए, वह डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा लाइट को तो कैसे रिपीट करेगा, और जो सिग्नल आ रहा है लाइट वाला उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा में, फिर वो ट्रांसमिट हो पाएगा। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट जो लद्दाख का है, ये इंडिया का हाईएस्ट ऊंचाई पर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनियन टेरेटरी लद्दाख का पहला इंस्टीट्यूट ऐसा बन गया जिसको इंटरनेट कनेक्शन लाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा गया है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हम्बोल्ट पेंगुइन से संबंधित इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। हम्बोल्ट पेंगुइन जो है मीडियम साइज़ की होती है, सिर्फ 2 फीट तक की इसकी हाइट होती है, और ये एंडेमिक है यानी कि स्थानिक है आपकी ऑस्ट्रेलिया और मालदीव में। बताइए सही है कि गलत, ट्रू पूछा गया है। और इसकी लार्ज बेयर स्किन पैचेस होते हैं आँख के आसपास में, मतलब जो है बड़े से पैच होते हैं जहाँ पे स्किन नहीं हो दिखती, मतलब स्किन पूरी दिखती है, उसके ऊपर कोई वो नहीं होते बाल वाल से।
ये इसलिए होता है ताकि उसको ठंडा रख सके। तो देखिए ये स्थानिक वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये चिली और पेरू जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं वहाँ पे है, इस तरीके का होता है ये, अभी दिखाऊंगा। और इसका जो सीज़न है ब्रीडिंग करने का वो मार्च अप्रैल वाइल्ड में, जंगल में, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में होता है। और ये मोस्ट पॉपुलर जू पेंगुइन होते हैं क्योंकि ये वार्मर क्लाइमेट में भी आसानी से ढल जाते हैं। मुंबई में जो बाइकुला जू है उसने अनाउंस किया कि 2 नए हेम्बोल्ट पेंगुइन चिक्स आ गए हैं। देखिए इस तरीके के यहाँ पे इनके आंखों के पास में इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको ठंडा रखने में इनकी मदद करता है। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग ख़त्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया है और थोड़ा सा जो है एनर्जी कम है लेकिन इतनी ज़रूर है कि चाहे कुछ हो जाए, करंट अफेयर और वैल्यू एडिशन तो आपका जो है करवा के ही रहेंगे, सॉरी, ठीक। तो ये इस चीज़ है। अगर आप पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।